जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यूँ तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 6वीं क्लास से ही हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम कुछ हटकर पढ़ेंगे, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपको हो सकता है अभी तक कहीं न मिल पाई हों, और मिली भी हों तो हो सकता है उनकी विस्तृत व्याख्या ना आती हो। तो विद्यार्थियों देख लेते हैं अभी तक आपने जो पढ़ा और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें क्या फ़र्क है। तो देखिए, सोलर सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक परिवार होता है, हर जीव का अपना एक परिवार होता है, इसी प्रकार तारों का भी एक परिवार होता है। हमारा सूर्य, जिसे हम अपना सूर्य कह रहे हैं, ऐसे करोड़ों अरबों सूर्य हैं ब्रह्मांड में। उन करोड़ों अरबों सूर्यों में से एक सूर्य जो हमारा जिसे हम अपना सूर्य कह रहे हैं, उसी सूर्य से निकले हुए 8 ग्रह। विद्यार्थियों 2006 से पहले तक 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 को एक जो मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पर, उस मीटिंग में यम को यानी प्लूटो को ग्रहों से बाहर किया गया, क्योंकि उसकी कक्षा अनियमित हुआ करती थी। वो दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, इसलिए उसको बाहर कर दिया। अब 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह, और हर ग्रह के लगभग हर ग्रह के अपने उपग्रह यानी मून। अगर हम उसमें से शुरू में मरकरी और वीनस को छोड़ दें, बाकी सबके अपने अपने मून हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा परिवार है। और ये पूरा परिवार कहाँ से उत्पन्न हुआ? स्वयं सूर्य से। जिस समय सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, उसी दौरान सूर्य से कुछ समय बाद ही कुछ और बॉडी बाहर निकलती हैं। चूँकि इनके बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं है, फिर भी आप बस इतना मान लें कि सूर्य की धरती से ही किसी प्रकार से इनका प्रादुर्भाव होता है, और ये सूर्य के कुल मास का केवल 0.14% है। यानी सभी 8 ग्रहों का मास सूर्य के मास का 0.14% है। इट मीन्स 98.86% अभी भी सूर्य है, और उसके सामने ये बहुत छोटे हैं। तो इन्हीं की पूरी फैमिली के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने ये सोलर सिस्टम है। इसमें जब सूर्य की धरती से ये सब बाहर निकले, तो निकलने के बाद इनके सामने समस्या क्या थी? निकले क्यों? या तो सूर्य की धरती से कोई ऐसा फोर्स आया उसके पास जिसने इनको बाहर निकाला, अथवा सूर्य में विस्फोट हुआ, उससे ये बाहर गए। तो जब ये बाहर गए तो ये बाहर की ओर लगने वाला एक विशेष बल था जो इन्हें बाहर की ओर ले गया, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने इनको अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दिया। अब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में होते हुए ये स्वतंत्र नहीं रह सकते थे ना। अब इनको चाहिए था कि ये सूर्य के चारों ओर इतनी तेज गति से परिक्रमा करें कि बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूर्य के द्वारा इनकी धरती पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाए। तो जब दोनों बल बराबर होते हैं, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र और अपकेंद्र, जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों क्या होगा? कोई भी ग्रह अपने ही जगह पर रहकर वहां से एक पाथ बनाएगा सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए, ताकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सप्रेस किया जा सके। इस प्रकार ये सभी ग्रहों ने घूमना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों, जब ये ग्रह बने उस समय इनकी स्थिति कैसी थी? जब सूर्य से निकलकर ये बाहर गए, तो उसी समय बाहर जाते हुए आप किसी भी चीज़ को अगर फेंकेंगे आसमान में, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल एक निश्चित डायरेक्शन में जाते हुए स्थिर अवस्था में नहीं होती, वो घूमती हुई जाती है। तो जब ये बाहर निकले तो ये घूमते हुए बाहर निकले, और इन्होंने अपने घूमने का मार्ग तय कर लिया, या अपने अक्ष पर घूमते समय तय कर लिया कि ये क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। उस समय इनको जो डायरेक्शन मिल गई, ये उसी से घूमना शुरू कर दिए। तो अभी हम जस्ट इस पे भी आते हैं विद्यार्थियों। तो बात कर रहे हैं आपके सामने, ये 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है।
पहले वो ग्रह जिनका लीडर अर्थ है और वो अर्थ के समान ही सॉलिड रॉकी हैं, उन्हें कहा जाता है सबसे पहले टेरेस्ट्रियल ग्रह यानी पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के समान सॉलिड हैं, उनमें सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और बाद में है मार्स। इस प्रकार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह। इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह, इंग्लिश में इंटरनल प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी रॉकी हैं, चट्टान जैसे हैं या पृथ्वी जैसे सॉलिड हैं। इसके बाद वाले 4 ग्रह जिनका लीडर जुपिटर है, जो सबसे बड़ा है, इन चारों का लीडर जुपिटर है। इन चारों में कौन कौन से हैं? ये जुपिटर, सैटर्न के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। इन चारों ग्रहों को आप देखिए, इन चारों ग्रहों का लीडर जुपिटर के नाम से, चूंकि ग्रीक भाषा में जुपिटर को जोवियन कहा जाता है, इसीलिए ये जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। ये चारों जोवियन प्लैनेट हैं और चारों गैसियस हैं। इन्हें बाह्य ग्रह या एक्सटर्नल प्लैनेट और इन्हें जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 जोवियन प्लैनेट। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये 4 पार्थिव ग्रह हैं और ये 4 जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। इन 4 पार्थिव ग्रहों में अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो इन चारों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है 5.5, देन मरकरी 5.4, इसके बाद वीनस नियर अबाउट 5 और सबसे कम अगर किसी की है तो मार्स की 4 के आसपास। अगर मैं इन चारों की डेंसिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डेंस इन चारों में कौन? विद्यार्थियों, इन चारों में अगर डेंसिटी की बात हो तो लगभग जुपिटर की डेंसिटी इन चारों में सबसे ज़्यादा, और इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो धीरे धीरे डेंसिटी इनकी कम होती चली जाएगी और इनमें डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम डेंसिटी वाला सैटर्न है 0.7, यानी पानी से भी हल्का। परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पे तैर सकता है, तो स्वाभाविक है जिस ग्रह की डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी पर तैर सकता है। तो शनि पानी पर तैर सकता है अगर पानी पर उतार दिया जाए तो। बाकी सारे ग्रह पानी में डूब जाएंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये चारों ग्रह आपने देखे। विद्यार्थियों, थोड़ा संशोधन करेंगे हम। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इन चारों में से किसकी है? यूरेनस की। यूरेनस की डेंसिटी 2 है, जो सबसे ज़्यादा 2 के आसपास है, जो सबसे ज़्यादा है। बाकी सबकी डेंसिटी उससे कम है। लेकिन अगर आकार के हिसाब से देखें तो जुपिटर ही सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार ये 4 ग्रह, चारों ऐसे ग्रह हैं जिनका आकार हमारे पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा है। 8 ग्रह, इन 8 ग्रहों में अब बात आती है कि विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह? तो उपग्रहों में आप देखेंगे इन चारों ग्रहों में अर्थ का एक है मून और मार्स के 2 हैं, डिवोस और फीमोस। इस तरह से इसके 2 मून हैं। और अगर इधर देखें तो सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के हैं। वर्तमान में 146 मून हैं सैटर्न के। 146 मून इस समय सैटर्न के हैं और 95 मून जुपिटर के हैं और शेष के इससे कम। तो परीक्षा में प्रश्न आया सबसे ज़्यादा मून किसके, तो आप कह सकते हैं सैटर्न के। विद्यार्थियों, ये जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों में अगर हम बात करें, ये सभी अपने एक्सिस पर घूमते हैं, अपनी ही अक्ष पर घूमते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये आप देखेंगे पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पर इस तरह से रोटेट करती है लगातार। ऐसे ये कैसी रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो क्या ये सभी ग्रह वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं? विद्यार्थियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट अगर जा रही है तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये आप देखिए,
अगर ये पृथ्वी को मैं कहूं कि ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो ये आप क्या कहेंगे इसको? इस तरह से इसको कहां से देखेंगे? इसको बेटा देखा जाता है उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष इसका ये घूर्णन कैसा कहलाएगा आपकी नज़रों में? एंटी क्लॉकवाइज। तो केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, यूरेनस और वीनस, यानी शुक्र और अरुण, जिनका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। शेष 6 ग्रहों का एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि साहब अगर इस पृथ्वी को मैं ऐसा रख दिया जाए और ये वेस्ट टू, ऐसा रखने पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो ये रोटेशन तो क्लॉकवाइज हो गया। सही बात है, लेकिन चूंकि हम कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष रोटेशन देखा जाता है। और ये रोटेशन कैसा होगा? वेस्ट टू, ये रोटेशन होगा कैसा? अगर इसको ऐसा रखोगे तो विद्यार्थियों ये वाला रोटेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि 2 ग्रह क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। 2 ग्रह जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं उनमें शुक्र और अरुण हैं। ये 2 क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहब मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना ये किसी कारण से नहीं है। जब इनका निर्माण हुआ था उसी समय इन्होंने जो डायरेक्शन पकड़ ली थी उसी डायरेक्शन को पकड़े हुए हैं। इन सभी ग्रहों जब ये रोटेट करते हैं तो किसको कितना समय लगता है? सबसे कम समय अगर किसी को लगता है तो वो है जुपिटर, केवल 9 घंटे 55 मिनट में ये अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह का एक दिन सबसे छोटा होता है? एक दिन मतलब अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाने में, 360 डिग्री घूमने में लगा हुआ समय। तो चूंकि पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, तो उसका एक दिन 24 घंटे का है। तो अगर वीनस को 9 घंटे 55 मिनट लग रहे हैं तो वीनस का दिन 9 घंटे 55 मिनट का है, नेचुरल है। और सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? तो सबसे ज्यादा समय लगता है वीनस को। वीनस को अपनी ही धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाने में 250 दिन लगते हैं विद्यार्थियों। सबसे धीमी गति से रोटेट करता है वीनस। लेकिन अगर हम बात करें कि अपने ही पाथ पर घूमने में, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो जो जितना दूर उसको उतना ज्यादा समय लगता है। आप देखेंगे सूर्य के पास में है ये मरकरी, तो इसका पाथ छोटा होगा, इसका जो ऑर्बिट होगा वो छोटा होगा। इससे दूर जाओगे तो ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा। तो जिसका ऑर्बिट जितना दूर, उसको चक्कर लगाने में उतना ज्यादा समय लगेगा। जैसे लास्ट वाले ग्रह को लगभग 687 साल के आसपास लग जाते हैं, तो 687 साल ये इनका एक साल होता है। जितने में एक चक्कर लगाने में समय लगता है उसको एक साल कहते हैं, और अपनी धुरी पर घूमने में एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको एक दिन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि सभी ग्रहों में एकमात्र वीनस ऐसा है, वीनस की क्या विशेषता है कि इसे अपनी धुरी पर घूमने में 250 दिन लगते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में केवल 225 दिन लगते हैं इसको। अर्थात एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसका रोटेशन टाइम रिवॉल्यूशन टाइम से ज्यादा है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय अपने अक्ष पर चारों ओर परिक्रमा करने में, अब चारों ओर भ्रमण करने में लगे समय से कम है। यानी वीनस का रोटेशन टाइम उसके रिवॉल्यूशन टाइम से ज़्यादा होता है। ये एक विशेषता है केवल वीनस की। जितने भी ग्रह हैं इन सभी ग्रहों में एक प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों, सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तो स्वाभाविक है जो पास में होगा उसे गर्म होना चाहिए। तो पास में कौन सा है? मरकरी, तो इसे गर्म होना चाहिए। लेकिन सबसे गर्म ये ना होकर वीनस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस की धरती पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड है वीनस की धरती पर। तो 96% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वीनस पर, तो विद्यार्थियों 96% के कारण ही क्या होगा? स्वाभाविक है वीनस की धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। यहां हमारी पृथ्वी पर तो 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, केवल 0.3%। 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होते हुए भी अगर जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो जाता है।
तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो जाता है जरा सा बढ़ने पे। यहां तो 96% है कार्बन डाइऑक्साइड है, और वायुमंडल का जो प्रेशर है वो पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रेशर से 90 गुना ज्यादा है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है यहां? इतनी कार्बन डाइऑक्साइड अगर सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी तो विद्यार्थियों कितना टेम्परेचर होगा? लगभग 473 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है यहां, जबकि मरकरी का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री के आसपास है। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह वीनस है। लेकिन अगर रात और दिन के टेम्परेचर का अंतर करें, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब रात और दिन के टेम्परेचर में अंतर, तो सबसे कम रात और दिन का टेम्परेचर का अंतर वीनस का होता है। वीनस पर रात में और दिन के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम रहता है। यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने ग्रह हैं इन सभी ग्रहों में वीनस न सिर्फ सबसे गर्म है बल्कि इसकी एल्बिडो भी सबसे ज्यादा है। एक शब्द प्रयोग होता है विद्यार्थियों, एल्बिडो। एल्बिडो मीन्स होता है किसी भी बॉडी पर पड़ने वाले प्रकाश का कितना भाग रिफ्लेक्ट होता है। अगर वीनस की धरती पर 100 भाग प्रकाश के गिरते हैं तो उसमें से 70% भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, केवल 30% एब्जॉर्ब होता है। और जितना एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, वो ग्रह उतना ही चमकीला दिखाई देगा। इसीलिए सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह वीनस है, क्योंकि इसकी एल्बिडो मैक्सिमम है। परीक्षा में देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह बताइए, वीनस है। आपसे प्रश्न ऐसे किया जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह वीनस है तो क्यों, और टेक्निकल लैंग्वेज दी जाएगी आपको। क्या लिखा जाएगा? वीनस की एल्बिडो सबसे ज्यादा है, या वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, या वीनस में अन्य कोई चीज सबसे ज्यादा है। तो अगर आप एल्बिडो का मतलब समझते हो तो लगा दोगे सही निशान। अगर एल्बिडो का मतलब ही नहीं समझते तो आप भ्रमित हो जाओगे। फिर आप घर पे आके देखोगे तो कहोगे अरे यार हमको तो अच्छे से आता था कि सबसे चमकीला ग्रह वीनस है, लेकिन क्यों है ये चीज हम नहीं देख पाए थे। तो ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम एल्बिडो कितनी है? एल्बिडो 70%। 70% एल्बिडो होने के कारण वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के साथ ठीक उल्टा है। पृथ्वी की एल्बिडो कितनी है? ओनली 35%। पृथ्वी की एल्बिडो ओनली 35%। इसका मतलब 65% प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाता है। पृथ्वी इतना क्यों एब्जॉर्ब करती है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पर पानी है, और पानी की प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है, आसानी से गर्म नहीं होता, अधिक से अधिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों पृथ्वी की एल्बिडो कितनी हुई? ओनली 35%, जबकि एल्बिडो वीनस की 70%, जस्ट डबल। इसलिए सबसे चमकीला ग्रह है। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट आप समझिए कि अगर 70% एल्बिडो, इट मीन्स 30% प्रकाश को एब्जॉर्ब किया। पृथ्वी ने 65% प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, तो जो ग्रह जितना ज्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी का टेम्परेचर मैक्सिमम 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वीनस का मैक्सिमम टेम्परेचर 473 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना बड़ा अंतर क्यों? इसका कारण यह है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और 30% प्रकाश जो अंदर आ जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकलने ही नहीं देती, ट्रैप होके रह जाता है। इसीलिए वो प्रकाश ही वीनस के पूरे एनवायरनमेंट को इतना गर्म कर देता है कि ये सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। यही कारण है विद्यार्थियों कि सबसे गर्म ग्रह वीनस है। इन सभी ग्रहों में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपनी एक्सिस पर लगभग सीधा खड़ा है, यानी झुका हुआ नहीं है। अगर एक्सिस पर कोई ग्रह नहीं झुका, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, बाकी सब ग्रह भी बहुत झुके हैं। यूरेनस तो लगभग 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो इतना अधिक झुका, मतलब लगभग लेटा हुआ ग्रह कहलाता है वो। तो इतना ज्यादा झुका हुआ है। तो दूसरी ओर एक ग्रह है जो बिल्कुल नहीं झुका, वो है बुध। ना के बराबर, मतलब झुकाव है तो 0.03 डिग्री क्या होता है? कुछ भी नहीं, ना के बराबर। 1 डिग्री से भी बहुत छोटा।
तो ऑलमोस्ट सीधा खड़ा है, और सबसे ज़्यादा झुका हुआ यूरेनस। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पाथ सबसे ज़्यादा दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल शेप में है, इसको कहते हैं उत्केंद्रित कक्षा, इंग्लिश में कहते हैं इसेंट्रिक ऑर्बिट। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी कक्षा गोल यानी सर्कुलर ना होकर, सर्कल्ड ना होकर कैसा बनाती है, वो इलिप्टिकल शेप बनाती है, ऐसा अंडाकार शेप बनाती है। तो जो ग्रह सबसे पास में है, जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है सूर्य से, वो सूर्य से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, तो कौन सा है? मरकुरी। इसीलिए मरकुरी का जो पाथ होता है वो एग्जैक्ट सर्कल तो यहाँ दिखाया गया है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल। इसलिए सबसे ज़्यादा उत्केंद्रित कक्षा, इसेंट्रिक ऑर्बिट अगर किसी की है तो वो है मरकुरी। अगला प्रश्न कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पाथ एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल ना होकर टिल्टेड है, यानी एक पाथ ऐसा है, इसको बोलेंगे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और एक पाथ ऐसा है, ये टिल्टेड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से निकला हुआ है ऊपर की तरफ, उठा हुआ है ऊपर की तरफ। तो ये पाथ एक गोल सर्कल ले लो और उस सर्कल को बिल्कुल फ्लैट जमीन पर रख दो, तो ये हॉरिजॉन्टल पाथ कहलाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाथ है उसका। लेकिन अगर वो थोड़ा भी उसको रिंग को ऊपर उठा दो तो हम क्या कहेंगे? वो टिल्टेड है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पाथ पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है? वो है अर्थ। 0 डिग्री टिल्टिंग इफेक्ट 0 डिग्री है उसका, अर्थ का। तो ऐसा कौन सा पाथ है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है अपने हॉरिजॉन्टल से, यानी जिसका पूरा चक्र तिरछा है, सीधा ना होकर तिरछा है? ऐसा है मरकुरी। मरकुरी की 2 विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, आपको याद रखनी है। चूंकि ये पास में है इसलिए इसको सबसे ज्यादा खतरा है कहीं सूर्य इसको खींच ना ले अपने ग्रेविटेशन से, इसलिए ये अपने पाथ पर न तो सीधा घूम पाता है, आड़ा तिरछा भागता रहता है। ये आड़ा तिरछा पाथ हो है इसका मतलब इसका अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव विद्यार्थी दोनों में अंतर है। अक्ष मीन्स एक्सिस, कक्ष मीन्स ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन अगर सबसे ज्यादा किसी का है तो वो है मरकुरी। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा में आप पूछे जाएंगे आपसे, तो इनके लिए आप तैयार रहें। अब वो परंपरागत प्रश्नों का समय गया, इसलिए इन प्रश्नों की भी आदत डालें आप। पूरे जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे तेज गति से अगर कोई चक्कर लगाता है तो वो कौन है? वो है आपका बुध यानी मरकुरी। केवल 88 दिन लगते हैं पूरी परिक्रमा करने में, जबकि जो सबसे दूर है इसको सालों सैकड़ों साल लगते हैं पूरी परिक्रमा करने में। अब इसके बाद अगली बात आती है, हमने कहा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग होते हैं। तो सामान्य तौर पर हम लोग रटी रटाई बात बोल देते हैं, सैटर्न, इसके चारों ओर रिंग है। लेकिन विद्यार्थियों आपके सामने है, ये देखिए आप, यूरेनस के चारों ओर भी रिंग है, इनके चारों ओर भी रिंग हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। चारों जोवियन प्लैनेट के साथ रिंग होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। दिखते केवल सैटर्न के सबसे स्पष्ट दिखते हैं और इसका थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो आखिर इसका क्या कारण है विद्यार्थियों? बहुत सिंपल कारण है, वो ये कि सैटर्न की डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी कम होने के कारण जब ये तेज गति से घूमता है तो इसका रोटेशन टाइम लगभग जुपिटर के बराबर ही है, 10.5 घंटे है इसका। तो तेज गति से घूमने के कारण बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब इसके चारों ओर जो गैसें होती हैं वो गैसें दूर हट जाती हैं, और इतनी दूर हट जाती हैं कि वो शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार तो नहीं कर पाती, लेकिन शनि के संपर्क से काफ़ी दूर चली जाती हैं। इसलिए बीच में होलो स्पेस बन जाता है। यही कारण है कि ये छल्ला आपको दिखाई देता है। यही चीज़ यूरेनस के साथ भी है, लेकिन इन दोनों ग्रहों के साथ ये चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी डेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स शक्ति भी बहुत ज़्यादा है।
तो इनकी ग्रेविटेशन शक्ति ज़्यादा होने के कारण इनके संपर्क की जो वायु है वो इनके गोल घूमने से, चूंकि इनके गोल घूमने से भी वो इनसे बहुत दूर नहीं जा पाती, क्योंकि ग्रेविटेशनल पावर इसकी बहुत ज़्यादा है जुपिटर की। इसीलिए वो गैस जो इससे दूर नहीं जा पाती गैसें, इसलिए होलो स्पेस नहीं बनता, इसलिए वो रिंग के समान दिखाई नहीं देती। ये प्रमुख कारण है। विद्यार्थियों, इन 8 ग्रहों की अपनी एक अलग महिमा है। एक विचित्र बात आप देखिए, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं, छोटे छोटे, ये देखिए कंकड़ पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे कंकड़ पत्थर नहीं है ये। इनमें भी जो सबसे बड़ा है ना, उसका नाम है सिरस। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉइड। इसका डायमीटर लगभग 1026 किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, इससे बाकी सब छोटे हैं। चट्टानें हैं, एक कमरे के बराबर भी हो सकती हैं। इनकी संख्या लगभग 45 लाख है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं विद्यार्थियों, याद रखेंगे आप। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये इतना पावरफुल है तो इसकी धरती पर ये गिरते क्यों नहीं? विद्यार्थियों, गिरते हैं कभी कभार, ऐसा हो जाता है जब बहुत पास में पहुंच जाते हैं तो गिरेंगे भी, लेकिन होता यह है कि ये जो पूरी पेटी है ये मंगल के बहुत पास में है, इससे दूर है। नतीजा ये होता है कि इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बराबर लगता है इन पर, इसलिए ये दोनों के बीच में ही सर्वाइव करते रहते हैं, ना इसकी धरती पर पहुंच पाते ना इसकी धरती पर पहुंच पाते। कभी कभार धोखे से अगर चले भी गए तो वहां पर जाकर गिर जाते हैं, फूट जाते हैं। जैसे शूमेकर लेवी 9 टकराया था एक समय बृहस्पति से, तो बृहस्पति की जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, कभी कभार इनकी धरती पर भी पहुंच जाया करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने एस्टेरॉयड की पूरी जानकारी ले ली, हमने सभी ग्रहों की जानकारी ली, कौन सा ग्रह किस तरह से काम करता है इसके बारे में जाना। अब एक परीक्षा के लिए प्रश्न है, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी अवस्थाएं सोलर कुकर के समान है, यानी जिसके अंदर वायुमंडलीय प्रेशर बहुत ज़्यादा है? तो वो कौन सा है विद्यार्थियों? वो है वीनस। वीनस का प्रेशर, उसके वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है उसकी, इसलिए वो प्रेशर कुकर के समान अवस्थाएं जनरेट होती हैं उसमें। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के प्रेशर का लगभग 90 गुना है। वीनस ही पृथ्वी के लगभग बराबर का है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसलिए इसे गुरु बृहस्पति या गुरु ग्रह के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इन सारे ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह वीनस था, जबकि होना चाहिए था बुध को, तो हमने देखा बुध नहीं, वीनस है। इसी प्रकार सबसे ठंडा ग्रह किसको होना चाहिए? जो सबसे दूर है, लेकिन ये नहीं है, ये है ना अजीब बात। सबसे ठंडा ग्रह इसको होना चाहिए ना, लेकिन इसकी तुलना में ये सबसे ठंडा है। कारण, क्योंकि ये लेटा हुआ ग्रह है, इसलिए इसका केवल एक ही ध्रुव, एक ही पोल सूर्य के हमेशा सामने रहता है, पीछे तरफ हमेशा अंधेरा बना रहता है, इसलिए वहां ठंडक ज्यादा रहती है। दूसरा एक कारण यह भी है कि इस ग्रह की तुलना में इस ग्रह पर मीथेन अच्छी खासी पाई जाती है। मीथेन की मात्रा इस ग्रह पर ज्यादा होती है। तो मीथेन की मात्रा ज्यादा होने से मीथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। यही कारण है कि इन दोनों के टेम्परेचर में थोड़ा ही सही, लेकिन फर्क तो है। ये सबसे ठंडा है, इसका टेम्परेचर है -224 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं इसका टेम्परेचर है -218 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विद्यार्थियों, इतना बड़ा फर्क है। कितना फर्क है? -6 डिग्री का फर्क है। ये 6 डिग्री ज़्यादा ठंडा है, जबकि इसको होना चाहिए था। तो चूंकि ये लेटा हुआ ग्रह है, इसलिए इसका एक पोल हमेशा कैसा बना रहता है? सूर्य के सामने ही नहीं आता, इसलिए वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि ये सबसे ठंडा ग्रह है। विद्यार्थियों, जितने ग्रह हैं, इन ग्रहों में सबसे बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह का पर्वत जिसे कहा जाता है निक्स ओलंपिया।
और जो नेक्स्ट ओलंपियस का पुराना नाम हुआ करता था, अब नया नाम ओलंपस मॉन्स है। ओलंपस मॉन्स नाम का ज्वालामुखी पर्वत सबसे बड़ा है मंगल ग्रह पर। बाकी ग्रहों के पर्वत इस पर्वत से बहुत छोटे हैं। जैसे पृथ्वी का पर्वत माउंट एवरेस्ट, इससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है ये ओलंपस मॉन्स। तो प्रश्न उठता है क्यों? ऐसा इसलिए विद्यार्थियों, छोटे ग्रहों पर जब ज्वालामुखी आते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए ज्वालामुखी बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, बहुत ऊपर तक जाके विस्फोट करते हैं। जो ग्रह जितना ज़्यादा हैवी होगा उस पर आने वाले ज्वालामुखी ज़्यादा ऊंचे नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको खींच लेगी। यही कारण है कि मंगल ग्रह का ज्वालामुखी पर्वत सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि चंद्रमा पर भी लाइबनिट्ज पर्वत है, जो हमारे ये जो माउंट एवरेस्ट है इससे भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है लाइबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा जबकि पृथ्वी से बहुत छोटा है, वो तो उपग्रह है, लेकिन चूंकि वही बात है कि उसकी ग्रेविटी कम है, इसलिए उस पर आने वाले ज्वालामुखी से पूरा का पूरा जो ज्वालामुखी निकलती है वो बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, ग्रेविटी कम होने के कारण। इन सभी ग्रहों में मार्स लाल रंग का ग्रह है, क्योंकि इसकी पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी के मिट्टी से ही बनी है। लाल रंग की ही मिट्टी है इसकी, इसीलिए ये लाल रंग का दिखाई देता है अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में पढ़ा। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि इन 8 ग्रहों से दूर एक और बेल्ट है एस्टेरॉयड जैसा, उसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर है ये बेल्ट, यहाँ सूर्य से लगभग 30 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब लगभग हो गया सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो एक एस्ट्रोनॉटिकल उसको कहते हैं खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। खगोलीय दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ऐसी 30 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, लगभग 30 सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस तक, इस बीच में एक यहाँ छोटे छोटे ग्रहों की एक पेटी होती है विद्यार्थियों। ये पेटी लगातार सूर्य से इसी दूरी पर एक चक्र बनाती है। इसको कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है कुइपर बेल्ट। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। कुइपर बेल्ट क्या होता है? कुइपर बेल्ट ये 8 ग्रहों से दूर स्थित छोटे छोटे ग्रहों की एक पेटी है, जैसे एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड वाली पेटी है, वैसे ही पेटी कुइपर बेल्ट कहलाती है। ये भी छोटे ग्रहों की पेटी है, लेकिन ये सारे ग्रह बर्फीले हैं, सभी बर्फ के समान जमे हुए ग्रह होते हैं। यम को भी इसी में शामिल कर दिया गया। ये परीक्षा के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है कि यम किस प्रकार का ग्रह है। तो आप कहेंगे कुइपर बेल्ट का ही एक ग्रह है यम, तो वो भी एक छोटा ही ग्रह है, लेकिन क्षुद्र ग्रह में नहीं आएगा, वो है कुइपर बेल्ट में आएगा। तो इधर तरफ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रहों से मिलकर एक पेटी बनी हुई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ग्रहों के बारे में बहुत डिटेल जाना, समझा। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। जय हिंद।